एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं RKGS एकेडमी चैनल पे। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम से मत भूलिए। चलिए, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ बायोलॉजी का एक IMP चैप्टर लेकर के, और वो चैप्टर है ह्यूमन ब्लड। और ह्यूमन ब्लड से संबंधित मैं सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP है। आलतू फालतू का कुछ भी नहीं, सब एग्जाम क्रैकर हम लोग पढ़ेंगे। तो अब शुरू कर देते हैं हम लोग पहले ही फैक्ट से। सबसे पहला फैक्ट जो हमारा बन करके सामने आता है, रक्त से ह्यूमन ब्लड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ब्लड में जो पहली बात आएगी वो फर्स्ट चीजें आएगी कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है शरीर के भार का। शरीर के भार का लगभग, हमारे शरीर की बात हो रही है, लगभग 7% रक्त होता है। ठीक है। तीसरा फैक्ट अगर देखा जाए तो रक्त क्षारीय, रक्त अम्लीय नहीं क्षारीय होता है। अगर इसके पीएच मान की बात किया जाए, पीएच स्केल पे क्षारीयता और अम्लीयता का मापन किया जाता है। पीएच स्केल पर इसका मापन अगर किया जाए तो ये कितना होगा, 7.4 होगा। ये वाला IMP फैक्ट है। ठीक है। तो चौथे फैक्ट को अगर देखा जाए तो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर यानी 1/2, आधा लीटर रक्त कम होता है। कितना कम होता है? 1/2 लीटर रक्त कम होता है। बहुत ही IMP फैक्ट है सब। ठीक है। अगला फैक्ट देखा जाए, पांचवा, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहले पर अब चलेंगे, इसको क हेडिंग डालते हैं। पहला जो पदार्थ या भाग होता है वो है प्लाज्मा। ठीक है। अब प्लाज्मा से भी क्वेश्चन बनकर, रक्त के 2 प्रकार या भाग, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा क्या होता है, उसको कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल दोनों हम लोग देखेंगे। प्लाज्मा, अब प्लाज्मा से जो क्वेश्चन उठ करके आता है, यह रक्त का 60% भाग होता है। यानी संपूर्ण रक्त का सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है वो किसका होता है? प्लाज्मा का। कितने परसेंटेज होता है? 60% होता है। ठीक है। अब इससे दूसरा फैक्ट जो हमारा बनेगा, प्लाज्मा में 90% जल और 7% प्रोटीन होता है। ये IMP फैक्ट है। ठीक है। प्लाज्मा में कितने परसेंट, संपूर्ण रक्त का सबसे ज्यादा भाग, कितने परसेंट भाग? 60% भाग होता है। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है? 90% जल होता है। और कितने परसेंट प्रोटीन होता है? 7% प्रोटीन होता है। बाकी कुछ और भी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन वो एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP नहीं है, इसलिए हम उस पर जिक्र नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये इस फैक्ट को आपको याद करके रखना है। अच्छा, प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? प्लाज्मा करता क्या है? प्लाज्मा क्या करता है? तो अगर कार्य की बात किया जाए, प्लाज्मा के कार्य की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा पचे हुए भोज्य पदार्थों एवं हार्मोन्स का संवहन करता है।
संवहन करता है। ठीक है, ये है प्लाज्मा। क्या प्लाज्मा से अगर क्वेश्चन आता है भैया प्लाज्मा के कार्य क्या है, तो ये पचे हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं और जो हमारे शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं उनको क्या करता है, संपूर्ण शरीर में संवहन करने का काम करता है प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें IMP हैं, इनको याद करके आपको रखना होगा। बाकी प्लाज्मा का ही एक भाग होता है जिसे हम बोलते हैं सेरम। ठीक है, यह प्लाज्मा का ही भाग है। सेरम क्या है, सेरम प्लाज्मा का ही भाग है। जब प्लाज्मा में से एक चीज अलग हो जाती है, अलग कर ली जाती है, तो सेरम क्या है, जब प्लाज्मा प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को अलग कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सेरम कहते हैं। ये IMP फैक्ट है। कौन सा प्रोटीन इसमें से अलग हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन अलग हो जाता है। ठीक है, अब यही होता है प्लाज्मा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब रुधिर का जो दूसरा पदार्थ होता है उसको हम देखते हैं। एक प्लाज्मा हमने देख लिया, अब दूसरा देखें, तो इसको मिटा करके आगे बढ़ता हूं। सारे कीवर्ड्स हैं, सब याद करके रखिएगा। शरीर के लगभग भार का 7% कितने परसेंट रक्त होता है, 7% होता है। पीएच स्केल पर इसकी क्षारीय होता है 7.4%। महिलाओं में आधा लीटर रुधिर कम होता है। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ऑप्शन जाएगा 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। फिर अब प्लाज्मा के बाद हम लोग देखते हैं रुधिराणु। चलिए अगले फैक्ट पे चलें। अगला है हमारा क्या, रुधिराणु। तो ख देखा जाए अगर, तो प्लाज्मा का जो दूसरा रक्त का जो दूसरा भाग है वो है रुधिराणु। रुधिराणु, ये जो रुधिराणु होते हैं, रुधिराणु से भी क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं। रुधिराणु कितने प्रकार का होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्ट बनेगा, यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। ठीक है, और ये रुधिराणु जो होता है, रक्त का हमने देखा कि 60% भाग किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। तो ये 40% बच जा रहा है। तो रक्त का दूसरा फैक्ट जो हमारा बनेगा, रक्त का 40% भाग रुधिराणु का होता है। क्योंकि इसमें कई सारे हैं, तो रुधिराणुओं का होता है। सबसे ज्यादा प्लाज्मा का था। तो सबसे पहला, इसके 3 भाग होते हैं, तो सबसे पहले भाग की तरफ चलते हैं। कौन सा पहला भाग है, ठीक है, इसका पहला जो हमारा भाग होगा, इसको क में हम लोग देखेंगे। कौन सा होगा, आरबीसी, जिसको हम क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका इसी को बोला जाता है। ठीक है, अब स्तनधारियों में लाल रुधिराणु, जो लाल रुधिराणु होते हैं उनका आकार कैसा होता है, तो पहला फैक्ट बनेगा हमारा, स्तनधारियों में रुधिराणु, नहीं सॉरी, आरबीसी, लाल रक्त कण का आकार उभयावतल होता है। ठीक है, ये IMP है। अगर पूछता है कि आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा उभयावतल होता है। ठीक है, अगला फैक्ट अगर देखा जाए लाल रक्त कण से, दूसरा स्तनधारियों के आरबीसी में, यानी कि लाल रक्त कणिका में, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता।
ठीक है। स्तनधारियों का जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, उसमें किसका अभाव होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा केंद्रक का अभाव होता है। आईएमपी फैक्ट है, इसको याद करके रखिएगा। लेकिन ऊंट व लामा ऐसे जानवर हैं जिनके स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अपवाद के रूप में अगर देखा जाए तो तीसरे में आएगा अपवाद, ऊंट व लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। अगला फैक्ट देखा जाए, इसका निर्माण कहां पे होता है? आरबीसी का निर्माण, यानी इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि, मेनली लाल अस्थि मज्जा में। ठीक है, ये आईएमपी फैक्ट है। और दूसरा फैक्ट ये बनता है कि ये कितने दिनों तक जीवित रहते हैं। तो अगला फैक्ट अगर देखा जाए, आरबीसी शरीर में 120 दिन, इनका औसत जीवन काल 120 दिन है, 120 दिन तक जीवित रहते हैं। ठीक है। अगर वो क्वेश्चन करता है कि आरबीसी का औसत जीवन काल कितना है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 120 दिन। 120 दिन तक ये जीवित रहते हैं। छठा अगर देखा जाए, देखिए भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूणी अवस्था में आरबीसी का निर्माण, यानी लाल रक्त कणों का निर्माण यकृत व प्लीहा, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा यकृत और प्लीहा में। जैसे ऑप्शन देगा वैसे आप लोग करोगे। यकृत प्लीहा दोनों, बी और सी, ए बी या सी डी को सही मानता है तो वैसे आप मान करके चलोगे। ठीक है, ये वाला आईएमपी फैक्ट था। सेवन फैक्ट अगर देखा जाए तो आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना व कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ये इसका कार्य होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसका परिवहन करता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसको वापस लाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और ये काम कौन करता है? आरबीसी करता है, ना कि डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद चलिए आगे का फैक्ट इसमें देखते हैं। ये सारी चीजें आईएमपी है। मैंने कहा है कि मैं सारे एग्जाम क्रैकर या एग्जाम से जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है वही फैक्ट मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। ठीक है, और एक बात मैंने आप लोगों से बताई हुई है कि सारी चीजें व्यवहारिक पूछता है। अगर आप व्यवहारिक चीजें आप याद रखोगे, आप उस पर वर्क करेंगे, तो किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा, आसान होगा। ठीक है, अब अगला अगर देखा जाए, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फॉलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में मदद करते हैं। आरबीसी के निर्माण में सहायता करते हैं या मदद करते हैं। ठीक है, प्रोटीन, आयरन, जैसे क्वेश्चन में सभी करके ऑप्शन में अगर देता है, प्रोटीन भी इसके निर्माण में मदद करता है, आयरन भी मदद करता है, विटामिन B12 भी इसके निर्माण में सहायक है, और फॉलिक अम्ल जो होता है वो भी इसके निर्माण में सहायक है। ठीक है, अगला फैक्ट अगर देखा जाए
तो ये 9वां था शायद। अब 10वें फैक्ट में अगर इसके देखा जाए तो आरबीसी आरबीसी में हीम नामक रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, किस रंजक के कारण? तो हमारा ऑप्शन जाएगा हीम। क्या है? रंजक है। इस रंजक के कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा लाल होता है। ठीक है, अगला फैक्ट देखा जाए, ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है, लौह युक्त प्रोटीन होता है। और ये दोनों मिलकर के 12वां हिम प्लस ग्लोबिन से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, ठीक है। हिम और ग्लोबिन जब मिल जाते हैं तो हीमोग्लोबिन हो जाता है। और ऑप्शन में आपके ऐसे भी आता है हिम के अलावा हीमोग्लोबिन किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो आप ऑप्शन में अगर हिम नहीं है तो हीमोग्लोबिन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला फैक्ट देखा जाए 13 में देखा जाए, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक क्या है? हीमैटिन है, तो ये सारी चीजें आएंगी। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला कौन सा लौह यौगिक होता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा हीमैटिन होता है। ठीक है, हिम नामक रंजक के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? इस हिम रंजक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन क्या होता है? ये ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन होता है जो रुधिर में पाया जाता है। और हिम और ग्लोबिन मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। अब ये सारे फैक्ट हमारे हीमोग्लोबिन से क्लियर हो गए, अरे इससे क्लियर हो गए। ठीक, अब हम लोग चलेंगे रुधिराणु का जो दूसरा भाग होता है जिसको हम WBC कहते हैं। अब हमारा ख में आ जाएगा WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है श्वेत रक्त कणिका। तो इससे पहला फैक्ट हमारा बनेगा, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, इसका निर्माण दूसरे फैक्ट में देखा जाए, निर्माण श्वेत अस्थि मज्जा व लिम्फ नोड में। ठीक है, जीवन काल, तीसरा फैक्ट देखा जाए, ये कितने दिनों तक जीवित रहते हैं? इनका जीवन काल की अगर बात किया जाए तो ये लगभग 2 से 5 दिन तक जीवित रहते हैं, 5 दिन तक। इसका कार्य क्या है? चौथे फैक्ट में देखा जाए, कार्य क्या है? इसका मेन कार्य है संक्रमण से शरीर की रक्षा करना,
डब्ल्यूबीसी क्या करता है, संक्रमण से किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो उसे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है डब्ल्यूबीसी। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा व लिम्फ नोड में होता है, मेनली यहीं पर होता है। ठीक है, जीवन काल 2 से 5 दिन तक है और इसका मेन कार्य यही है, शरीर की रक्षा करना। अब डब्ल्यूबीसी अगर एक सामान्य व्यक्ति में देखा जाए तो डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा होती है, जिसको हम टीएलसी भी बोलते हैं, अगर मात्रा की बात किया जाए, मानव शरीर में सामान्य मात्रा कितनी है, तो आप ब्लड उठा करके देख लीजिए, 4000 से 10,000 अगर इतनी है तो इसको सामान्य माना जाता है। ठीक है, हाँ दिख रहा है। तो डब्ल्यूबीसी से ये सारे फैक्ट बहुत ही आईएमपी है। अब डब्ल्यूबीसी जो मतलब ये रुधिराणु का जो भाग है, इसके कई सारी कणिकाएं होती हैं, उन कणिकाओं पर भी दृष्टिपात करना हमारे लिए जरूरी होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग एक फैक्ट को और यहाँ पर देखेंगे कि श्वेत रक्त कणिकाओं का 60 से 70% भाग मोनोसाइटस का होता है। मोनोसाइटस, ठीक है, ये आईएमपी फैक्ट है। सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी के जो अन्य भाग हैं उनमें सबसे ज्यादा किसका भाग होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा मोनोसाइटस का होता है। कितना होता है, 60 से 7% होता है। और वो मोनोसाइटस करता क्या है, ये शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को क्या करता है, उनका भक्षण करता है। ये किसका भक्षण करता है, रोगाणुओं का भक्षण करता है, नष्ट करता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट हो गए। अब श्वेत रुधिराणु से हम मोनोसाइटस के अलावा और जो आईएमपी जो चीजें हैं, जो इसके भाग हैं, उसको देखेंगे। इसको मिटाते हैं, सारी चीजें आईएमपी है। मैंने एक बार नहीं बार बार बोल रहा हूँ कि नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सब फैक्ट आपको यहीं से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब इसके श्वेत रक्त कणिकाओं के अन्य भाग अगर देखा जाए तो पहला हम लोगों ने मोनोसाइटस को देख लिया, मोनोसाइटस, ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो होता है वो है हमारा लिम्फोसाइटस, ये भी है। लिम्फोसाइटस भी क्या करता है, जो काम मोनोसाइटस करता है वही लिम्फोसाइटस भी करता है, इसलिए इसका भी आईएमपी है, एग्जाम में पूछा गया है। शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करना, यानी मोनोसाइटस और ये दोनों काम करते हैं। तीसरा इसका भाग अगर देखा जाए तो तीसरा हमारा एक तो होता है इस्नोफिल का, ये इसी का भाग है, डब्ल्यूबीसी का ही भाग है। एक हमारा है चौथा बैसोफिल, हिस्नोफिल से भी क्वेश्चन आता है कि इसका नॉर्मल रेंज कितनी होती है मानव शरीर में, 0 से 6 होती है, इसको आप याद करके रखिएगा। बैसोफिल क्या करता है, बैसोफिल एक हिस्टामिन नामक एक पदार्थ होता है जिसका स्राव करता है। बैसोफिल से किसका स्राव होता है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा हिस्टामिन का। और यही हिस्टामिन क्या करता है, यही हमारे शरीर में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है। जब हिस्टामिन का स्राव बढ़ता है तब हमारे शरीर में क्या हो जाती है, हमारे शरीर को एलर्जी हो जाती है। एलर्जी कई तरह की होती है, खुजली हो सकता है, दाने पड़ सकते हैं, छींक नाक बढ़ सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो हिस्टामिन के कारण ये एलर्जी होता है और बेसोफिल इसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, एक होता है हमारा पांचवा मोनोसाइटस, लिम्फोसाइटस, हिस्नोफिल, बैसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये
मेनली WBC के भाग होते हैं, जिसमें से आपका लिम्फोसाइटस IMP है, जिसको मैंने बता दिया, बाइसोफिल हिस्टामिन वाला IMP है, और इसिनोफिल 0 से 6% IMP है। मोनोसाइटस सबसे ज़्यादा होता है, ये हमने देख लिया लगभग 60 से 70% के करीब। ठीक है, तो रक्त का ये WBC वाली चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ से हाँ, एक चीज़ हम थोड़ा सा पढ़ाते वक्त RBC में हम थोड़ा सा डिस्कस करना भूल गए थे, तो यहाँ पर ये देख लेते हैं कि RBC जो RBC होता है, RBC की मृत्यु यकृत व प्लीहा, यकृत और प्लीहा में हो जाती है। RBC की मृत्यु कहां पे होती है? यकृत या प्लीहा में होती है, इसीलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है? RBC का कब्रगाह। किसको कहा जाता है? इनको RBC का कब्रगाह या शमशान कहा जाता है। किसको? यकृत व प्लीहा को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ग में हमारा था क्या? प्लेटलेट्स जिसको बोला जाता है रक्त बिंबाणु। अब इससे सबसे पहला हमारा जो फैक्ट बनेगा वो ये बनेगा, मानव शरीर में इसकी सामान्य मात्रा कितनी होती है? इसकी सामान्य मात्रा कितनी होती है? देखते हैं हम लोग। प्लेटलेट्स की बात करते रहते हैं, यहां से क्वेश्चन बार बार उठता रहता है। 1,50,000 से मतलब 1.5 लाख से 5 लाख तक ये सामान्य है। और इससे कम जब होता है मानव शरीर में, डेंगू जिसको कहते हैं, डेंगू में, वैसे तो कई चीज़ों में ये प्लेटलेट घटता है, लेकिन मेनली डेंगू में क्या घटता है? तो हमारा ऑप्शन आता है प्लेटलेट घटता है। ये मानव शरीर में, वयस्क शरीर में, ये वयस्क क्या, चाहे वृद्ध हो चाहे कुछ भी हो, मानव शरीर में इसकी सामान्य मात्रा 1.5 लाख से 5 लाख के बीच होती है। ठीक है, दूसरा देखा जाए, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यह प्लेटलेट्स जो होता है केवल मानव में और अन्य स्तनधारियों में ही पाया जाता है। तीसरा फैक्ट, प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु मानव व अन्य स्तनधारी अगर नहीं है तो नहीं पाया जाएगा, अन्य स्तनधारियों में पाया जाता है। स्तनधारियों में पाया जाता है। जैसे आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित था, उसी तरह से WBC में प्लेटलेट्स में भी केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो चौथा, इसमें केंद्रक अनुपस्थित यानी केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका मेन काम क्या है? यह रक्त का थक्का जमाता है। रक्त का थक्का जमाता है। और इसमें इसकी मदद कौन करता है? विटामिन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर सारी चीजें क्लियर होंगी। विटामिन के इसकी मदद करता है, रक्त का थक्का जमाता है। तो प्लेटलेट्स का मेनली यही कार्य होता है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। तो WBC हमने देख लिया, RBC हमने देख लिया, प्लेटलेट्स देख लिया, और WBC के सारे प्रकार देख लिए। अब कुछ और चीजें हैं जो ब्लड से है, उसको हम लोग देखेंगे, जो IMP फैक्ट्स हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए, रक्त समूह की खोज किसने करी थी? तो हमारा यहां से पहला फैक्ट बनेगा, रक्त समूह की खोज
समूह की खोज सन 1900, हालांकि सन से उतना आईएमपी नहीं है, सन 1900 में दो लोगों ने मिल करके, वीनर व लैंड स्टीनर ने की थी। बाद में जाकर के इन लोगों को 1930 में नोबेल का पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है। और दूसरा फैक्ट अगर देखा जाए, दूसरा, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। ठीक है। अगर रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की बात करता है तो हमारा ऑप्शन जाएगा विलियम हार्वे, और रक्त समूह की बात करेगा तो ये हमारा जाएगा दो लोग, वीनर और लैंड स्टीनर। इन्होंने ही क्या बताया था, वीनर और लैंड स्टीनर ने रक्त में RH फैक्टर का पता लगाया, सबसे पहले बंदरों में। सबसे पहले किस प्रकार के बंदरों में, किस प्रजाति के बंदरों में? सबसे पहले रीसस, साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले रीसस प्रजाति के बंदरों में ठीक है। अगला फैक्ट देखा जाए, चौथा, मनुष्य में रक्त की भिन्नता का कारण रक्त में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन जिसे एंटीजन कहा जाता है। अगला फैक्ट, पांचवा, एंटीजन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक एंटीजन ए होता है और एक एंटीजन बी होता है। और ये एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है। अब इसके विपरीत क्या होता है? छठा फैक्ट देखा जाए, रुधिर के प्लाज्मा में एक विपरीत प्रकार का, इससे अलग एक विपरीत प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। ये भी एंटीबॉडी भी कितने प्रकार का होता है? सातवां में यह 2 प्रकार का होता है। यह भी 2 प्रकार का, ये जैसे एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, AIMP है। चलिए इसको एक बार दोहराते हैं, हम लोग साथ में दोहराते हैं। कैसे? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा वीनर और लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। वीनर और लैंड स्टीनर ने रक्त में RH फैक्टर की
खोज किसने की थी? तो वीनर और लॉयल लिस्टिनर ने RH फैक्टर का पता लगाया था। ठीक है, कहाँ पे? रीसस प्रजाति के सबसे पहले बंदरों में। ठीक है, मनुष्य में रक्त की भिन्नता का कारण, आप मनुष्य में जो रक्त के भिन्नता होती है, रक्त का जो अलगाव होता है, उसका कारण क्या होता है? तो रक्त में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन, एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन कहा जाता है। और ये एंटीजन भी कितने प्रकार का होता है? एंटीजन भी 2 प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, और ये एंटीजन ए और एंटीजन बी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी में होता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं में। रुधिर के प्लाज्मा में, रुधिर के प्लाज्मा में भी एक विपरीत प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडीज कहते हैं, ये भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो प्लाज्मा, आरबीसी में एंटीजन पाया जाता है ए और बी, और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाया जाता है ए और बी। दोनों में ही अंतर है, दोनों का निर्माण स्थल अलग अलग है, और दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो ये और एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, कई बार एग्जाम में आया हुआ, तो इसको आप मत भूलिएगा। ठीक है, अब अगले फैक्ट की तरफ चला जाए, 8वां। रक्त समूह, रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही कौन सा सबसे रक्त ले सकता है? तुम्हारा ऑप्शन जाएगा ए बी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं। और 9वां में रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है, यानी सबको ब्लड दे सकता है, सर्वदाता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोई, सॉरी, इसमें दोनों एंटीबॉडीज होते हैं, ए और बी दोनों एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडी, ये आईएमपी। ठीक है, तो सारी चीजें एकदम आईने की तरह साफ है, सारी चीजें आप लोग क्लियर करके रखिएगा। एक बार और मिटाता हूं, इससे रक्त से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहे हैं। ए और बी को हमने देख लिया, एंटीजन देख लिया, एंटीबॉडी देख लिया, निर्माण कहाँ होता है, इन सारी चीजों को देख लिया। अब हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी के हिसाब से जो रक्त का वर्गीकरण किया गया है, उस वर्गीकरण को देखते हैं। ठीक है, तो कॉलम में वर्गीकरण में देखेंगे, वर्गीकरण, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। वर्गीकरण में हम 3 कॉलम बनाएंगे, 1, 2 और 3 कॉलम बन गया। अब इधर हमारा होगा रुधिर वर्ग, इधर हमारा होगा रुधिर वर्ग, और यहाँ पे क्या होगा? एंटीजन। एंटीजन इसका निर्माण कहाँ होता है? मैंने बोल ही दिया है, आरबीसी में, तो आरबीसी लिख सकते हैं। और इधर क्या होगा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण प्लाज्मा में होता है, तो हम प्लाज्मा लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लाज्मा। ठीक है, अब यहाँ पे रुधिर वर्ग ए को देखते हैं। रुधिर वर्ग ए में कौन सा एंटीजन होता है? तो केवल ए एंटीजन इसमें होता है, केवल ए। ठीक है, अब एंटीबॉडी को देखा जाए तो केवल बी, विपरीत रहेंगे। अब रुधिर वर्ग बी को देखा जाए तो एंटीजन कौन सा होता है? केवल बी। एंटीबॉडी की अगर बात करा जाए तो विपरीत होगा, केवल ए। ठीक है, ए बी की अगर बात करी जाए तो ए बी में ए बी दोनों एंटीजन होते हैं, ए प्लस बी दोनों एंटीजन दोनों पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज की अगर बात किया जाए तो इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होता, कोई नहीं। अब अगर ओ की अगर बात किया जाए तो ओ में होता क्या है कि एंटीजन कोई नहीं होता, एंटीजन कोई नहीं, लेकिन एंटीबॉडी क्या? दोनों। यानी कि कौन कौन से एंटीबॉडी? ए प्लस बी दोनों होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ रक्त से संबंधित ये सारी ये चैप्टर हम ये वाला चार्ट हमको पूरी तरह से हमारे दिमाग में छपना चाहिए कि इसमें कौन सा एंटीबॉडीज होता है, कौन सा एंटीजन होता है। ठीक है, अब अगला रहते हैं। इसमें पहले फैक्ट को देखेंगे, रक्त चढ़ाते समय
क्वेश्चन पूछा गया कई बार, समय सबसे पहले RH माइनस की जांच की जाती है। RH फैक्टर में RH प्लस और माइनस होता है, तो RH माइनस की जांच सबसे पहले करी जाती है। RH माइनस की जांच की जाती है। ठीक है। दूसरा फैक्ट अगर देखा जाए तो एक ही वर्ग वाले व्यक्ति को एक ही वर्ग का रुधिर का विपरीत वर्ग का रुधिर यदि किसी व्यक्ति को चढ़ाते हैं तो रक्त आपस में मिलकर चिपचिपे हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे रक्त का अभिश्लेषण कहा जाता है। और क्या हो सकता है? और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यानी कि अगर आपका रुधिर वर्ग क्या है, ये है, तो आपको जो है ए वर्ग का रुधिर ही दिया जा सकता है, ना कि बी वर्ग का। अगर ऐसा किया जाएगा तो विपरीत रुधिर वर्ग होगा, तो क्या होगा कि दोनों रुधिर आपस में मिलकर के अत्यंत चिपचिपे हो जाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? रक्त का विश्लेषण कहा जाता है, और इससे व्यक्ति की मृत्यु तो हो सकती है। RH फैक्टर से हम लोग एक चीज देख लेते हैं। इसी प्रकार से हमारा तीसरे फैक्ट में होगा, यदि RH प्लस वाले RH प्लस व्यक्ति का रक्त RH माइनस दिया जाए, मतलब दिया जाए, तो प्रथम बार कम मात्रा के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरी बार ऐसा किया जाएगा, यदि दूसरी बार ऐसा किया जाता है तो क्या होगा? दूसरी बार में जो RH माइनस वाला व्यक्ति है, वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती क्या? हो जाएगी, क्योंकि वही होगा, रक्त आपस में चिपक जाएंगे। तो ये रक्त से संबंधित बहुत सारी चीजें थी जिसको मैंने क्लियर कराने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये मतलब सारी रक्त से संबंधित सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, और अब रक्त से संबंधित कुछ और भी फैक्ट हैं जो कि रोगों में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे RH फैक्टर से संबंधित रोग है, और इसके बाद रक्त आनुवंशिक रोगों में चला जाएगा, तो वहाँ भी रक्त से संबंधित रोग हैं। जैसे एक रोग हमारा RH प्लस से संबंधित, RH फैक्टर से संबंधित है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलाइटिस सिंड्रोम, फिटाइलिस। ये
मतलब आरएच फैक्टर संबंधित यानी रक्त से संबंधित ही रोग है। मैंने कहा है कि आनुवंशिक रोग में मैंने इसको पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी आगे भी चैप्टर जो हम पढ़ते रहेंगे उसमें हम लोग इसको क्लियर करते रहेंगे। ये आरएच फैक्टर संबंधित रोग है। फिलहाल ब्लड से संबंधित जो चीज़ें थी, जो एग्जाम में बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम से लेकर के टेस्ट एग्जाम में, उसको मैंने क्लियर कराने की पूरी तरह से कोशिश करी है। और मेरा विश्वास है, मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर को देखा है, बाकी सारी चीज़ देखने के बाद ये सारे फैक्ट यहीं से आते हैं। फिलहाल एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिलहाल वीडियो को शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।